हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 23वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की चर्चा कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम उसी पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। 22वां और 23वां वीडियो ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित सारे प्रश्नों को लगभग कवर कर लेगा। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश के बारे में प्रश्न पूछा गया था। वाकाटक वंश किस प्रकार का वंश है? यह स्थानीय राजवंश था, यह राष्ट्रीय राजवंश था, यह विदेशी राजवंश था। इस प्रकार के कई ऑप्शंस दिए गए थे। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला स्थानीय राजवंश निकल के आएगा राजर्षि तुल्य। इसके पहले सभी जो है वो राष्ट्रीय राजवंश के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब राष्ट्रीय राजवंश कहने का मतलब है कि भारत में जिस प्रमुख शक्ति का शासन था, वही शक्ति, वही साम्राज्य, वही वंश जो है वो छत्तीसगढ़ में भी शासन कर रहा होगा। तो वाकाटक एक राष्ट्रीय राजवंश था और इनका स्थापना सातवाहनों के बाद हुआ था। सातवाहनों के बाद उनके जगह पे वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कि वाकाटक वंश के प्रथम राजा कौन थे? तो वाकाटक वंश के प्रथम राजा थे प्रवर सेन। प्रवर सेन, इनके पिता का नाम था विंध्य शक्ति। तो अगर पूछा जाए कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, तो प्रवर सेन, और या ये भी पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में विंध्य शक्ति भी दे सकता है। एक्चुअली में प्रवर सेन के पिता थे विंध्य शक्ति, तो आप विंध्य शक्ति को भी वाकाटक वंश के संस्थापक कह सकते हैं और प्रवर सेन को वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन और प्रश्न के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आप क्या आंसर वहाँ पे चूज़ करते हैं। ये फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन पुत्र है, ठीक है, कौन किस वंश के बाद स्थापित हुआ है, यही 3-4 फैक्ट अगर याद रहेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। तो वाकाटक वंश राष्ट्रीय राजवंश था, सातवाहन के बाद स्थापित हुआ है। प्रथम राजा प्रवर सेन थे और इनके पिता थे विंध्य शक्ति। ठीक, अगला वंश है राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश के बारे में याद रखिएगा कि इस वंश का संस्थापक शूर या सूरा, ये प्रश्न पूछा गया है। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? एक बार ऑप्शन में सूर भी दिया था, एक बार ऑप्शन में सूरा भी दिया गया था। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया गया हो, उसको आप करेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अगला है राजर्षि तुल्य के बारे में ही है। इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी आरंग। राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी आरंग, और इस बात की जानकारी मिलती है, आरंग से ही एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसको नाम दिया गया है आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, तो आरंग ताम्रपत्र से ये पता चलता है कि आरंग को राजर्षि तुल्य वंश का राजधानी बनाया गया था। और जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश, मतलब यहीं के किसी लोकल या स्थानीय राजा के द्वारा जो वंश शुरू किया गया, इसको हम कहेंगे स्थानीय राजवंश। तो छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश था राजर्षि तुल्य वंश। अगला है, इसके डेट के बारे में पूछा गया है। चौथी से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, प्रथम स्थानीय राजवंश था और 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक इन्होंने शासन किया है। इस वंश के प्रमुख राजाओं का नाम और क्रम भी पूछा है। जैसे एक ऑप्शन दिया था, एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा राजा राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित है। ठीक है, 4 राजाओं के नाम दिए गए थे और एक ऑप्शन में राजर्षि तुल्य वंश के एक राजा का नाम भी दिया गया था। तो प्रमुख राजाओं के नाम, या ये जो 6 राजा हैं इस वंश के, इनके नाम याद रखिएगा। एक व्यक्ति हैं सूर, एक हैं दायित प्रथम, एक हैं विभीषण, फिर भीमसेन द्वितीय, दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इन 6 लोगों का नाम आप याद रखिएगा। इनमें से 4 नाम यूनिक हैं और 2 तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, दायित प्रथम और दायित द्वितीय। तो इन चारों नामों को याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर दिया गया हो कि इनमें से कौन सा व्यक्ति राजर्षि तुल्य वंश का है और इनमें से कोई नाम अगर वहाँ पर हो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
या ये भी प्रश्न मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 3 नाम यहाँ से दिए गए थे और एक कोई दूसरा यूनिक नाम था, पूछा गया था इनमें से कौन सा राजा राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये 6 नाम याद होने चाहिए थे, तभी आप वहाँ से करेक्ट आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला राजर्षि तुल्य वंश के बारे में ही कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में प्रमुख राजवंश दिए गए थे और प्रमुख राजाओं के नाम पूछे गए थे। ठीक है, मान लो पूछा है कि राजर्षि तुल्य, एक कॉलम में दिया है राजाओं के नाम और एक कॉलम में दिया है वंश के नाम। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राजा कौन से वंश का है, इसीलिए मैंने एक टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इससे संबंधित अपनी प्रिपरेशन कर सकें। प्रमुख वंश और प्रमुख राजाओं के नाम, इनका मैच द फॉलोइंग ही पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला है शरभपुरी वंश के बारे में। शरभपुरी वंश में इसके संस्थापक शरभराज हैं और शरभराज के संस्थापक होने के साथ साथ जो प्रमुख राजा हैं इनका नाम याद रखना है। संस्थापक के रूप में शरभराज के बारे में प्रश्न पूछा है और अगला एक प्रश्न पूछा है प्रसन्नमात्र के बारे में। ये व्यक्ति इस वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा होगा, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, या हो सकता है कि एग्जामिनर का ये प्रसिद्ध प्रमुख या चहेता व्यक्ति है, इसलिए इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया है। प्रसन्नमात्र, इसने प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाया था, जिसको कि आज हम मल्हार के नाम से जानते हैं। यह कहाँ स्थित है, किस जिले में आएगा, तो वर्तमान बिलासपुर जिले में स्थित है। प्रसन्नमात्र किस वंश का शासक था, शरभपुरी वंश का। प्रसन्नमात्र ने किस समय शासन किया था, प्रसन्नमात्र का शासनकाल कौन सा था, तो 5 से लेकर के 6 सेंचुरी एडी, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच प्रसन्नमात्र का शासन था और इसने प्रसन्नपुर शहर बसाया, जो कि मल्हार के नाम से जाना जाता है आज के समय में। इसके अलावा इन्होंने कुछ दूसरे नगर बसाए जो कि आपके प्रसन्नपुर के आसपास ही हैं, पर वहाँ से प्रश्न जनरली पूछे नहीं गए हैं। बुक में आपको कुछ और नाम मिल जाएंगे शहरों के, लेकिन प्रसन्नपुर या मल्हार का जो नाम है वही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक, तो मल्हार कहाँ पे है, बिलासपुर में स्थित है। अगला फैक्ट पूछा है कि प्रसन्नपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो लीलागर या इसी को ही निडिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम दिया गया था। एक बार पूछा गया था कि प्रसन्नपुर किस नदी के तट पर है, तो करेक्ट आंसर लिया गया था लीलागर। एक बार प्रश्न पूछा गया प्रसन्नपुर किस नदी के तट पर है, तो निडिला को आंसर लिया गया। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही नदी के हैं, लीलागर कहें या निडिला कहें, दोनों ही बिलासपुर की प्रमुख नदी है। अगला है शरभपुरी राजाओं ने कुछ सिक्के चलाए थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। शरभपुरी राजाओं के सिक्कों में इनमें से कौन सा चिन्ह होता था, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, गरुड़, चक्र और शंख, ये प्रमुख सिंबल्स होते थे जो इनको कॉइन्स में हुआ करते थे, और इनसे आप इनके धर्म का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि संभवतः ये वैष्णव धर्म से संबंधित रहे होंगे। गरुड़, चक्र और शंख युक्त सिक्के इन्होंने चलाए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरभपुर की स्थापना किसने की है, शरभराज ने। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रसन्नपुर या जिसको हम मल्हार के नाम से भी जानते हैं आज, इसकी स्थापना किसने की है, तो प्रसन्नमात्र ने। और सिरपुर की स्थापना किसने की है, प्रवर राज ने। ठीक है, सिरपुर की स्थापना की थी प्रवर राज ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनका राजधर्म कौन सा है, तो वैष्णव धर्म। जैसे मैंने बताया कि इनका जो सिंबल्स है कॉइन्स पे, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वंश किस धर्म को या किस भगवान को मानता होगा। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे शरभपुरी राजा। ज़्यादातर राजा वैष्णव धर्म के थे, हो सकता है कि कोई एक एक्सेप्शन रहा हो। इसके बाद में इनका राज चिन्ह क्या था, इनका राज चिन्ह था गजलक्ष्मी, और इनकी मुद्रा पर भी गजलक्ष्मी का अंकन होता था। प्रश्न पूछा गया है किस वंश के शासकों की कॉइन्स पर गजलक्ष्मी का अंकन होता था, या पूछा गया है कि शरभपुरी वंश की मुद्रा पर किस चीज़ का अंकन होता था। तो ऑप्शंस में एक ऑप्शन था गजलक्ष्मी, और यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला है शरभपुरी वंश के बारे में ही, ताला गांव। इन्हीं के समय ताला गांव में कुछ प्रमुख मंदिर वगैरह बनाए गए थे, जिसमें से एक प्रमुख है रुद्र शिव का प्रतिमा। ताला गांव में मिला है ये रुद्र शिव का प्रतिमा। इसके बारे में महत्वपूर्ण ये है कि ये जब प्रतिमा आप देखेंगे, आप इसको नेट में सर्च कीजिएगा, रुद्र शिव की प्रतिमा ताला गांव, आपको
जो शिव जी की एक मूर्ति दिखाई देगी उसमें आप देखेंगे बारीकी से, उसमें अलग अलग उनके बॉडी पे अलग अलग टाइप के जो शरीर के जो अंग हैं उनको डिफरेंट जीवों की सहायता से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने जीवों को दर्शाया गया है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा में कुल 11 प्रकार के जीव दर्शाए गए हैं। अगला है सुदेवराज। सुदेवराज जो थे, इन्होंने इंद्रबल नाम के एक व्यक्ति को सर्वाधिकृत नाम का एक पद दिया था। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें इंद्रबल को सर्वाधिकृत पद किसने दिया था? तो सुदेवराज ने यह पद दिया था इंद्रबल को। अगला है ताम्रपत्र के बारे में। शरभपुरी वंश के जो ताम्रपत्र हैं इनमें किन चीज़ों का अंकन होता था और किन चीज़ों का अंकन नहीं था, यह पूछा गया है। कॉइन्स पे गजलक्ष्मी का अंकन होता था और ताम्रपत्र में तिथि, स्थान और राजा का नाम। तिथि, किस तिथि को वो ताम्रपत्र प्रकाशित किया गया, स्थान किस जगह से उसको जारी किया गया और राजा का नाम, ये चीज़ें अंकित होती थी। वहाँ पर किसी प्रकार का फोटो या किसी प्रकार का चित्र अंकित नहीं होता था। ठीक, तो याद रखिएगा ताम्रपत्र में चित्र अंकन नहीं होता था, जबकि इनकी मुद्राओं पर चित्र अंकित होते थे। अगला है प्रमुख राजा। इनका जो प्रमुख राजाओं का नाम है, इसको आपको जो भी सोर्स से आप किताब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे प्रमुख राजाओं के नाम और राजवंश ये याद रखने का प्रयास करेंगे। उनका एक लिस्ट आप स्वयं एक होमवर्क के तौर पे एक शीट में मेंटेन कर लेंगे, प्रमुख वंश और प्रमुख राजाओं के नाम। ठीक है, ताकि ऐसे प्रश्न जो कि मैं बार बार आपको आईएमपी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हर एक राजवंश में यह इस फॉर्मेट का प्रश्न पूछा गया है। डिफरेंट राजाओं के नाम और डिफरेंट वंशों के नाम अलग अलग कॉलम में दे देगा, आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा। ठीक, तो इस वंश के प्रमुख राजाओं के नाम में अगर देखें तो शरभराज तो आपने देख लिया, प्रसन्न मात्र देख लिया। इसके अलावा एक राजा का नाम है जयराज और एक है प्रवर राज। ये कुछ प्रमुख राजा हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, शरभपुर वंश में नेक्स्ट बिंदु है गामस कोसलीय। ये एक यूनिक प्रश्न था, पहली बार पूछा गया है हाल ही में, और इसको सिर्फ एक ही बार अभी तक पूछा गया है, तो भविष्य में इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। एक शब्द मिला है गामस कोसलीय। ये जो लिखित साक्ष्य मिला है या जो लेख लिखा हुआ है गामस कोसलीय नाम से, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और यह मल्हार से प्राप्त हुआ है। ठीक, गामस कोसलीय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गामस कोसलीय लिखा हुआ मल्हार से प्राप्त हुआ है और यह ब्राह्मी लिपि में अंकित था। अगला है ताला गांव के बारे में। बिलासपुर में शरभपुरी वंश के जो प्रमुख वर्तमान में जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं या प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं उसमें ताला गांव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ताला गांव के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्थान है पूछा गया है कि ताला गांव किस जिले में है, तो बिलासपुर में है। इसके अलावा पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, तो अमेरिकापा नाम का जगह है। किस नदी के तट पर है? मनियारी नदी के तट पर है। कौन सा मंदिर फेमस है? देवरानी जेठानी मंदिर फेमस है। किस वंश से संबंधित है? अभी आपने देखा ना किस वंश से संबंधित है, आपका शरभपुरी वंश से संबंधित है। फिर पूछा है कि किस सदी के टाइम का ये मंदिर है, तो 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। ठीक, अब ये भी याद रखिएगा कि शरभपुरी वंश की जो क्वींस थी, जो रानियाँ थी, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 2 भाई की जो पत्नी रही होंगी देवरानी जेठानी, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, इसीलिए इसको देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यह मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, ओल्डेस्ट इन सीजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, तो ये प्रश्न पूछा जाना तो बनता ही है। तो ताला गांव में यह महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और अगला पॉइंट है, यह जो मंदिर बनाया गया है देवरानी जेठानी मंदिर, इसके अलावा ताला गांव में और क्या चीज़ फेमस है, तो रुद्र शिव की प्रतिमा भी यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक, और ये जो पूरा देवरानी जेठानी मंदिर का कैंपस है नागर शैली में बना हुआ है, विशेष रूप से लाल ईंटों का प्रयोग हुआ है और यह गुप्तकालीन कला का नमूना है। ठीक है, इस समय देश के बाकी हिस्सों में गुप्त काल का साम्राज्य था और उसी समय छत्तीसगढ़ में शरभपुरी वंश कार्य कर रहा था। ठीक, ये क्या क्या देखा हमने? ताला गांव में अमेरिकापा और मनियारी नदी के आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल को, पर्यटक स्थलों की चर्चा किया। यहीं पे लीलागर नदी के तट पे जो मल्हार नामक जगह है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं।
एक है पातालेश्वर महादेव मंदिर, एक है डिडनेश्वरी देवी का मंदिर और एक है चतुर्भुजी विष्णु का प्रतिमा। ये सब कुछ बिलासपुर में ही है। बिलासपुर में कहाँ पे? मल्हार नामक जगह पे। और ये मल्हार कहाँ पे है? ये लीलागर नदी के तट पर है। ठीक, ये सारे प्रश्न जो है वो आपके पीएससी के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मल्हार, यह जो लोकेशन है आपका अरपा लीलागर शिवनाथ नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मल्हार जो है वो कौन कौन से नदियों के आसपास घिरा हुआ है। तो अरपा, लीलागर और शिवनाथ, इन नदियों से घिरा हुआ है मल्हार। ठीक, तो बिलासपुर में मनियारी नदी, लीलागर नदी, दोनों के आसपास बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण वंश है शैल वंश। शैल वंश पूछा गया है कि शैल वंश छत्तीसगढ़ में कौन से समय में इन शासन कर रहे थे। इनका शासन का कार्य समय अवधि कह सकते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास था। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले वाले क्षेत्र में अपना शासन चला रहे थे। तो शैल वंश किस जिले से संबंधित हैं? वर्तमान दुर्ग जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम, एक राजा का नाम है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन, इसके अलावा एक व्यक्ति हैं पृथ्वीवर्धन, फिर एक राजा का नाम है जयवर्धन, फिर एक नाम मिलता है श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय। इन सभी का नाम एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है? इंडिविजुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, इनको सिर्फ ये पूछा था कि शैल वंश, इनमें से कौन कौन से राजा शैल वंश से संबंधित हैं। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि इनको क्रम से जमाइए। इनमें से 4 नाम दे दिया गया था और चारों नाम को आपको क्रम से जमाना था कि किसके बाद कौन सा राजा हुआ था। तो सबसे पहले राजा हुए थे श्रीवर्धन, फिर पृथ्वीवर्धन, फिर जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, फिर लास्ट में जयवर्धन द्वितीय। एक बार जब प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सा राजा शैल वंश का नहीं है। अब यहाँ से 3 नाम उठा करके दे दिया क्वेश्चन में और एक यूनिक नाम दे दिया। यूनिक नाम था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन नाम से कोई व्यक्ति जो है वो इस वंश में शामिल नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट पूछा था, श्रीवर्धन ने किस मंदिर का निर्माण करवाया है? तो श्रीवर्धन ने दुर्ग क्षेत्र में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा गया है कि शैल वंश किस वंश के समकालीन थे? तो छत्तीसगढ़ में शरभपुरी वंश के समकालीन थे शैल वंश। अगला वंश है सिरपुर के पांडु वंश। अब ये पांडु वंश और सोमवंश दोनों सेम है। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश कहिए या सोमवंश कहिए, दोनों ही सेम है। और इनका जो क्षेत्र था यह आपका छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा सा आपका मध्य प्रदेश हो गया और थोड़ा सा उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। इन सभी क्षेत्रों में इनका शासन फैला हुआ था। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? पूछा गया है कि सिरपुर के पांडु वंश का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक के रूप में उदयन का नाम मिलता है। अगला प्रश्न पूछा है कि इस वंश का संस्थापक कौन था छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में इस वंश का संस्थापक था इंद्रबल। इन्होंने इंद्रपुर नाम का एक शहर बसाया और इसी को ही आज हम खरौद के नाम से जानते हैं। इंद्रपुर ही वर्तमान खरौद के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद में सिरपुर, मैंने बताया था आपको कि सिरपुर जो है वो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों के ही यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसी सीरीज़ में यहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण मंदिर नाम से ऐसा लगेगा कि भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उनका मंदिर होगा, लेकिन ये लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर मूर्ति है भगवान विष्णु की। ठीक, लक्ष्मण मंदिर में कौन सी मूर्ति है? विष्णु जी की। यह मंदिर लाल ईंटों से बना हुआ है और यह गुप्तकालीन इमारत है या गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक, इसके अलावा इस वंश के एक प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख शासक थे हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के विवाह और इनकी पत्नी के बारे में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, तो हर्षगुप्त, इनकी पत्नी थी वाष्टा देवी। वाष्टा देवी जो है वो मौखरी वंश की कन्या थी। मगध वाले क्षेत्र में या यूपी बिहार वाले क्षेत्र में ये वंश था मौखरी वंश। मौखरी वंश के राजा थे सूर्यवर्मा। सूर्यवर्मा की पुत्री थी वाष्टा और वाष्टा का विवाह हुआ था हर्षगुप्त के साथ में।
जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्मृति में, उनकी याद में ही वासुदा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, और निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था लेकिन पूरा नहीं करवा पाई थी। इस निर्माण का कार्य पूरा हुआ था बालार्जुन के समय में। ठीक, पांडु वंश के ही एक व्यक्ति, एक शासक हुए बालार्जुन, इनके समय में आपका जो लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो क्या क्या फैक्ट याद रखिएगा? लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है, वासुदा देवी के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था और बालार्जुन के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया है। अब एक और कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट हो सकता है, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं लक्ष्मण मंदिर, इसी से ही बिल्कुल सिमिलर साउंड का एक नाम आपको मिलेगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, जिनको नहीं पता है तो ये दोनों ही मंदिर अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मण मंदिर अलग है और लक्ष्मणेश्वर मंदिर अलग है। लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि आपका जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। इसी को ही लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को ही लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला है पांडु वंश के जो शासक थे या सोम वंश के जो शासक थे, इन्होंने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। प्रश्न पूछा है कि किस वंश के शासक ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है, तो करेक्ट आंसर है सोम वंश या पांडु वंश के। हालांकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो लोगों ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। एक तो है पांडु वंश के तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव नाम है इनका, और एक है कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम। इन दोनों ने ही अलग अलग समय काल में सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो ये उपाधि का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है सकल कोशलाधिपति की उपाधि के बारे में। नेक्स्ट, सिरपुर के जो पांडु वंश थे किस धर्म के समर्थक थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो अधिकांश राजा वैष्णव धर्म को मानते थे, जबकि एक एक्सेप्शन निकल गया इस वंश में, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, और इन्होंने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। लक्ष्मण मंदिर मैंने आपको बताया कि वासुदा देवी ने शुरू करवाया था, उसको पूरा करवाया था बालार्जुन ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। और हालांकि ये शैव धर्म के उपासक थे, लेकिन यह एक सहिष्णु शासक थे, मतलब दूसरे धर्मों को भी आश्रय देने का श्रेय इनको जाता है। ठीक, इन्होंने बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया है। इन्होंने गंधेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण करवाया है। इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है वो भारत आए थे, सॉरी भारत नहीं, भारत तो पहले से आ गए थे, सिरपुर आए थे। ह्वेनसांग जो है वो सिरपुर की यात्रा पर आए थे और साथ ही उन्होंने मल्हार की भी यात्रा की थी। इसमें से हर एक इंडिविजुअल जो पॉइंट आपको दिख रहा है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में सिरपुर आए थे, फिर पूछा गया है कि सिरपुर कब आए थे, फिर पूछा गया कि ह्वेनसांग कौन कौन से स्थान पे आए थे। तो सिरपुर भी आए थे और मल्हार भी आए हुए थे। ठीक है, दोनों जगहों की यात्रा इन्होंने की है। सिरपुर महासमुंद में है और मल्हार जो है वो आपका बिलासपुर वाले क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा ह्वेनसांग ने कब की है? 639 ईस्वी में, 639 AD में इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। किस राजा के समय में किया था इन्होंने? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। ठीक, और महाशिवगुप्त बालार्जुन के ही समय में हर एक फील्ड में विकास बहुत बढ़िया हुआ था, इसीलिए इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। किस राजा के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। किस वंश से संबंधित है? सोम वंश या पांडु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सोम वंश की कितनी शाखाएं थी छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में सोम वंश या पांडु वंश के कुल
4 शाखाएं हमको दिखाई देती हैं। एक है मैकल, दूसरा था कांकेर, तीसरा था उड़ीसा वाले क्षेत्र में, और चौथा है सिरपुर वाले क्षेत्र में। इसमें अगर हम उड़ीसा को निकाल दें तो छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में इनकी कुल 3 शाखाएं थी। एक था मैकल क्षेत्र में, मैकल कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी एरिया है, कवर्धा राजनांदगांव वाला जो एरिया है वहाँ पे। दूसरा है कांकेर मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में, और तीसरा है सिरपुर मतलब पूर्वी छत्तीसगढ़ में, और इसी पूर्वी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो मुख्य रूप से सोमवंश या पांडुवंश की ये 4 शाखाएं हमको मिलती है, जिसमें पूछा गया है कि मैकल की सोमवंश के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था सूरबल। ठीक, इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन राजा कौन कौन थे, तो इनके समकालीन थे हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे, नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे, और विलासतुंग जो कि नल वंश से संबंधित थे। भारत में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एरिया में अलग अलग वंश का शासन था। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं, प्रश्न पूछा गया है। अब ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा शासक किस हिस्से में कार्य कर रहा था। बेसिक एक मैप का अगर आपको आइडिया रहेगा, हिस्ट्री पढ़ते हुए भी थोड़ा सा आप मैपिंग अगर प्रैक्टिस करेंगे एक टाइम फ्रेम को लेकर के कि इस टाइम फ्रेम में इस क्षेत्र में इस राजवंश का शासन था, तब जा करके इस टाइप के प्रश्न जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज कन्फ्यूजन का स्कोप हमेशा बना रहता है। अगला है चित्रांगदपुर या सिरपुर के बारे में। प्रश्न पूछा गया था कि सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो सिरपुर का प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर, और यही जो है वो पांडुवंश की राजधानी थी। प्रश्न ये भी पूछा है कि पांडुवंश की राजधानी कौन सी थी, सिरपुर थी। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदपुर। सब सेपरेट क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद में एक और मंदिर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर। इसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो यह खरौद में स्थित है, जो कि जांजगीर चांपा में आता है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था ईशान देव ने। ठीक, इस वंश के ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और खरौद को ही छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, जांजगीर चांपा में स्थित है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, लखनेश्वर मंदिर किस ईश्वर से संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है, यह शिव जी का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है और ये शिव जी से संबंधित है। लक्ष्मण मंदिर किससे संबंधित है, विष्णु से संबंधित है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर शिव जी से संबंधित है। ठीक, उसके बाद में यहीं पे लक्ष्मण मंदिर में एक व्यक्ति हैं कवि ईशान। कवि ईशान की एक प्रशस्ति रचना है। प्रशस्ति रचना मतलब प्रशस्ति मतलब होता है बड़ाई करना। इस वंश के जो राजा हैं उनके बारे में लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, कवि ईशान के द्वारा लिखा हुआ है, और यहीं लक्ष्मण मंदिर से ही यह प्रशस्ति रचना प्राप्त होती है। ठीक, अब इस समय जो राजा थे, राजा महाराजा थे, उनके गुणगान में जो बातें लिखी गई है उसको कहा गया है प्रशस्ति रचना। ठीक, उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया है राजाओं के कालक्रम के बारे में। तो राजाओं का सीक्वेंस अगर देखा जाए तो शुरुआत में है इंद्रबल, फिर है आपके नन्नदेव प्रथम, फिर है तीवरदेव प्रथम, हर्षगुप्त। ये मुख्य रूप से सीक्वेंस है प्रमुख राजाओं का। अगला है यही जो लक्ष्मण मंदिर है या लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, इसी को ही लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाएंगे तो मान्यता आपकी जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाती है। ठीक, तो इसलिए इसको लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण हमने देखा किसने करवाया है, ईशान देव ने करवाया है। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जीर्णोद्धार करवाया गया था रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, गंगाधर राव के द्वारा, जो कि रत्नदेव तृतीय के सेनापति थे। अगला है सिरपुर के बारे में। सिरपुर के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू सभी प्रकार के धर्मों से संबंधित अवशेष प्राप्त होते हैं। और यह सिरपुर कहाँ स्थित है, किस जिले में है, तो वर्तमान महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक,
बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से आनंद प्रभु, कुटी विहार, स्वास्तिक विहार ये सब प्राप्त होते हैं। हिंदू मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा या कलिंग क्षेत्र में जो सोमवंश था उसके बारे में। उड़ीसा क्षेत्र के जो सोमवंश थे इसके संस्थापक थे शिवगुप्त, और शिवगुप्त को ही कुछ जगहों पे जन्मेजय या जन्मजेय कहा जाता है। ठीक है, शिवगुप्त को ही जन्मेजय या जन्मजेय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक थे ये स्वयं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक, और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाले एक व्यक्ति, एक शासक का नाम क्या है? महाभवगुप्त प्रथम। ये जो महाभवगुप्त है इन्हीं का ही नाम है जन्मेजय, और मैंने शायद आपको ये कहा कि शिवगुप्त का नाम जन्मेजय है। असल में ये जो जन्मेजय है ये शिवगुप्त का पुत्र है। अगर मैंने ये गलत बोला होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था महाभवगुप्त प्रथम ने, और इन्हीं का ही दूसरा नाम था जन्मेजय या जन्मजेय। ये शिवगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, शिवगुप्त जो कि सोमवंश, कलिंग के सोमवंश के संस्थापक थे, उनके पुत्र थे महाभवगुप्त, और महाभवगुप्त का ही दूसरा नाम था जन्मेजय या जन्मजेय। त्रिकलिंगाधिपति का मतलब है कलिंग, कोसल और उत्कल क्षेत्र पर शासन करने वाला व्यक्ति, शासन करने वाला राजा। इसीलिए इन्होंने अपना उपाधि रखा है त्रिकलिंगाधिपति। नेक्स्ट, मारंजमूर। अब ये एक नया शब्द है, नया प्रश्न पूछा था हाल ही में, वर्ष 2022-23 का प्रश्न है। मारंजमूर शिलालेख यह किस राजा से संबंधित है? यह संबंधित था ययाति शिवगुप्त से। मारंजमूर शिलालेख जो कि उड़ीसा के सोमवंश से संबंधित है, यह जो शिलालेख है ययाति शिवगुप्त नामक राजा से संबंधित है। अगला है महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी। प्रश्न पूछा था महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? ये भी बिल्कुल रिसेंट प्रश्न है। अब इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर अब थोड़े से डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले सिंपल सा ये पूछ लिया गया था कि उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? शिवगुप्त। इनके पुत्र कौन थे? महाभवगुप्त। महाभवगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति। इतनी चीज़ों में वर्ष 2016-17 तक की बातें खत्म हो गई थी, प्रश्न खत्म हो गए थे। पर अब नए प्रश्न पूछा है मारंजमूर और महाभवगुप्त चतुर्थ के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है कांकेर के सोमवंश। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक हैं सिंहराज। इसके अलावा अन्य राजा थे यहाँ पे व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जैतराज और सोमचंद्र। ठीक, ये सभी कांकेर के सोमवंश से संबंधित हैं। इसके अलावा भानुदेव, कर्णराज और सोमराज, ये सभी जो हैं वो इसी कांकेर के सोमवंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति का, संस्थापक का नाम पूछा था। यहाँ से दो प्रश्न मैंने देखे थे। कांकेर के सोमवंश के बारे में एक प्रश्न था, इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो संस्थापक थे सिंहराज। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो कांकेर के सोमवंश से संबंधित नहीं है। और वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एक ऑप्शन दिया गया था, तीसरा ऑप्शन दिया, जो चौथा ऑप्शन था वो बहुत आसान था, मतलब आप उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ऐसा नाम था। 3 नाम यहाँ से उठाए थे और चौथा नाम कोई एक यूनिक टाइप का नाम था। ठीक है, अगला वंश है बाण वंश। छत्तीसगढ़ में बाण वंश के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत लिमिटेड हैं। मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न इसके बारे में देखने को मिलते हैं। एक तो पूछा गया है, एक मंदिर है, प्रस्तर मंदिर नाम है, और ये शिव जी को समर्पित मंदिर है। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रस्तर मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है वो बाण वंश से संबंधित। इसके अलावा पूछा गया है कि प्रस्तर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। किस क्षेत्र में है? पाली में है। पाली कहाँ पे है? कोरबा में। ठीक, और इसके अलावा बाण वंश का शासक कौन था जिसने
प्रस्तर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उस व्यक्ति का नाम है विक्रमादित्य। साथ ही विक्रमादित्य के अन्य नाम क्या हैं? इसको जयमेऊ या जयमेरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्रस्तर मंदिर निर्माण करवाया था विक्रमादित्य ने, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? जाजल्यदेव प्रथम ने। ठीक, जो कि कलचुरी वंश के थे। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके बाण वंश के बारे में। बाण वंश में प्रस्तर मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रमादित्य ने, जो कि एक शिव मंदिर है, पाली में स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था जाजल्यदेव प्रथम ने, जो कि कलचुरी शासक थे। ठीक, इतनी चीज़ें हैं आपके एंशियंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट हमको शुरू करना है मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से अपनी चर्चा शुरू करेंगे, और संभवतः मध्यकालीन इतिहास में इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे इस तरीके का रिटर्न नोट्स लिख पाना बहुत समय साध्य है। और क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, अगला जो हमारा जो पीएससी है 11 फरवरी को, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। वो टारगेट रहेगा कि इस वीक, मतलब हमारा जो फरवरी का फर्स्ट वीक है, वहाँ पे हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके नेक्स्ट वीक में आपके पास रिवीजन के लिए भरपूर समय रहे। उस वीक हम कोई भी वीडियोस नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो भी चर्चा है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।